हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव के वीडियो नंबर 14 में आपका स्वागत है, जिसमें हम भारतीय संसद के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भारतीय संसद से संबंधित कौन कौन से सवाल बने हैं। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम पूरे इसको कवर करेंगे। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर दूसरा कहता है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। सवाल नंबर तीसरा कहता है, संसद के किस सदन को हम लोग प्रतिनिधि सभा कहते हैं? तो जो लोकसभा होते हैं ना, जो सबसे लोकप्रिय सदन है, तो संसद का जो लोकसभा है उसको हम लोग प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है भारत के विभिन्न राज्यों से जनता, आम जनता जो है चुन करके जाती है। सवाल नंबर 4 कहता है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का जो प्रतिनिधि सभा है उसी को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जिसका नाम है लोकसभा। तो संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। 5वां नंबर सवाल है, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो अस्थाई होता है राज्यसभा। लोकसभा जो है वो अस्थाई सदन है, वो उसका भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा जो है वो क्या है? राज्यसभा जो है वो अस्थाई सदन है, इसको समाप्त किया जा सकता है। सवाल नंबर 6 कहता है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारतीय संसद के सदन तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। सदन 2 ही है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को और निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को। लोकप्रिय सदन बोलते हैं लोकसभा को। सवाल नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो यह है अनुच्छेद 105। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो वो है अनुच्छेद 105। सवाल नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होते हैं। ये उपराष्ट्रपति जो है संसद के भाग नहीं है। संसद के 3 ही अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति खुद। सवाल नंबर 9 कहता है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे। तो 3 अंग कौन कौन से होंगे? तो लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा और राष्ट्रपति होगा। तो इसमें बोल दिया है कि एगो अंग है लोकसभा, एगो अंग है राज्यसभा, तो एक अंग क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो 2 सदन है। लेकिन भारतीय संसद में कितने अंग है? तो अंग तो राष्ट्रपति भी है, तो 3 हो जाएंगे। तो भारतीय सदन में कितने अंग हो जाएंगे? 3 अंग हो जाएंगे। 11 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो यह अनुच्छेद 79। कुल मिला के जो है सरला आपको याद करना है, सरला, यह है 79, 80 और 81। संसद है 79 में, राज्यसभा है 80 में और लोकसभा कितने में? 81 में है। तो 3 अनुच्छेद आपको कंठस्थ याद रखना है। 3 अनुच्छेद आपको कंठस्थ याद रखना है कि संसद है 79 में, राज्यसभा है 80 में और लोकसभा है कितना में? 81 में। तो सरला से आप याद रखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि संसद जो होगा वो 79 में कहा गया है। 12 कहता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, सही बात है। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, सही बात है। निम्न सदन भी कहा जाता है, सब सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन, जबकि जब प्रथम सदन हो गया लोकसभा तो राज्यसभा द्वितीय तो होगा ही, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, सही बात है। निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, प्रथम सदन है, सब लोकसभा है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, तो ये सब सही बात है।
यहाँ कहता है राज्यसभा अस्थाई है, गलत। लोकसभा अस्थाई है, राज्यसभा तो अस्थाई है, राज्यसभा क्या है, अस्थाई है, तो ये गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 13 कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, सही बात है। राज्यसभा उच्च सदन है, सही बात है। देखिए, लोकसभा प्रतिनिधि सभा है, सही बात है। राज्यसभा उच्च सदन है, सही बात है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, सही बात है। यानी ये सारे कथन इसके क्या है, सही है। 14 कहता है भारत का निम्न सदन तथा उच्च सदन कौन कौन सा है। तो निम्न सदन जो है लोकसभा है और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है। संसद में जो निम्न सदन है वो लोकसभा है, इसी को प्रथम सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और उच्च सदन राज्यसभा है। 15 कहता है भारत को भंग कर मतलब संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो राष्ट्रपति। संसद को कौन भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति चाहे तो संसद को भंग कर सकता है। सवाल नंबर 16 कहता है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है किसमें। तो न्यायिक समीक्षा से। कहता है कि भारतीय संसद की संप्रभुता जो है वो किसमें प्रतिबंधित होती है। तो न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं। तो संसद के जो है ये तीनों सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, उपरोक्त सभी। संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं। तो बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 18 है संसद के दो क्षेत्रों के बीच, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो 1 महीना। यहाँ गलत है दोस्त, ये 6 महीना हो जाएगा। संसद के दो क्षेत्रों के बीच या दो बैठकों के बीच जो है वो 6 महीने का अंतर होता है। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, 6 हो जाएगा, 18 का सी। यानी संसद के दो सत्रों के बीच जो है, जो दो सत्र होते हैं उसमें अधिकतम अंतराल जो है वो 6 महीना हो सकता है। 19 कहता है संसद के दो सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन आयोजित करता है या आयोजित क्यों किया जाता है। सो बात कहना है। तो ध्यान रखना इसमें कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत, एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद किया गया हो। कहने का मतलब है कि संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाई जाती है, दोनों पक्षों को एक साथ, जब कोई ऐसा बिल या कोई ऐसा विधेयक जिसमें दोनों पक्षों में क्या हो, मतभेद हो गया हो, एक मान रहा हो दूसरा स्वीकार नहीं कर रहा हो, तो दोनों को एक साथ बुलाया जाता है उस मामले को सुलझाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। पहली बात तो ये जो संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 में है, और किस में होता है। तो सिंपल सी बात है, ये किस में होगा, संविधान संशोधन विधेयक के केस में होगा। संविधान संशोधन विधेयक के केस में कोई ऐसा मामला होगा जो एक मानेगा एक नहीं मानेगा, तो दोनों को साथ बुलाया जाएगा। सवाल नंबर 25 देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब 21। 21 कहता है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। पहली बात तो याद रखना है कि संयुक्त बैठक जो है, ज्वाइंट सीटिंग जो है, संयुक्त बैठक जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत होता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और दोनों सदनों में कुछ गतिरोध होता है किसी विधेयक या बिल को पास करने में, तो दोनों को इकट्ठे बुलाया जाता है। 22 कहता है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, किसी बिल या विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तो राष्ट्रपति दोनों को सामने सामने बुलाती है, एक साथ बुलाती है उसको हल करने के लिए। 23 कहता है संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है। तो एक ऐसा बिल जो दोनों में सहमत नहीं हो उस पर विचार किया जाता है, उसको पास किया जाता है। 23 नंबर सवाल कहता है कि संसद के दोनों सदनों का साथ साथ बैठक होने पर क्या होता है। तो एक ऐसे बिल पर सहमति प्रदान होती है जिस पर दोनों लोग असहमत थे, उसी पे विचार विमर्श करके उसको पास किया जाता है।
सवाल नंबर 24 कहता है यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध हो जाए तो फिर क्या किया जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। और आज का अंतिम सवाल है 25 नंबर, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी है। तो अभी तक 3 बार बुलाई गई है। संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं लोकसभा राज्यसभा के मामलों में गतिरोध पैदा होने पर, और ये अभी तक स्वतंत्र भारत में अभी तक जो है 3 बार बुलाई गई है। तो याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो 3 बार। इसके शेष सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ का ये अगला वीडियो है जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय संसद हम लोग पढ़ रहे थे और भारतीय संसद का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है जिसको काफ़ी लोगों ने देखा है। ये इस भारतीय संसद का पार्ट 2 है जिसमें बचे हुए सवालों का हम डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 25 तक के सवालों का डिस्कशन कर दिया था। पार्ट 2 में हम बाकी बचे हुए सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसी तरीके से अपना प्यार बरसाए रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लुसेंट ऑब्जेक्टिव बेहद महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो सवाल नंबर 26 कहता है क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये सब आप लोगों को पता होगा। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 में कहा गया है इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं करते हैं। तो करता कौन है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। 27 कहता है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। आ गया, लोकसभा का जो अध्यक्ष होंगे वो करेंगे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो अनुच्छेद 108 में कहा गया है। अगला सवाल कहता है संसद का जो संयुक्त बैठक है उसको संबोधित कौन करता है। तो संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो अगर बोला जाए कि संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करते हैं तो वो करेंगे राष्ट्रपति। 29 नंबर सवाल कहता है कि भारत की संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित करती है। तो पहले वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हो जाए तो उस परिस्थिति में जो है क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। तो क्या इसमें क्या कह रहा है, देखिए 29 नंबर सवाल में कहता है कि उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर क्या हो, दोनों सदनों में मतभेद हो या दोनों जो सदन है ना उसमें क्या हो, मतभेद हो। लोकसभा और राज्यसभा में किसी मुद्दे को लेकर किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो तो उसी को सुलझाने के लिए और उसी विधेयक को पास करवाने के लिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 30 कहता है संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। कौन सा विधेयक, कहता है संसद के संयुक्त अधिवेशन में कौन से विधेयक या क्या विधेयक पारित होता है। तो दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित सदस्य तथा जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके समान बहुमत द्वारा वो विधेयक पास हो जाता है। 31 नंबर सवाल कहता है 31 नंबर सवाल कहता है संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा। तो दोनों सदनों में मतभेद होगा तो क्या होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा, सिंपल सी बात है।
संविधान संशोधन प्रस्ताव अगर आ गया है, उस स्थिति में दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रस्ताव गिर जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? संसद का जब कार्यकाल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, प्रश्नकाल होता है, जो पहले 12 से 1 बजे तक था। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अब कहाँ से कहाँ तक हो गया है। तो संसद की जो कार्यवाही सूची होता है उसमें प्रथम विषय क्या होता है, तो उसमें प्रथम विषय जो है वो प्रश्नकाल को रखा जाता है। अगला कहता है 33 की कौन सी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है वो भारत की मीडिया ने दिया है संसद को। शून्यकाल जो है ना वो हमने कहीं से लिया नहीं है, ये भारत की मीडिया की ही देन है। तो वही कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली को किसने दिया है, भारत ने दिया है। तो जो शून्यकाल है ना, शून्यकाल जो है ये शून्यकाल भारत ने दिया है। सवाल नंबर 34 देखते हैं। 34 कहता है संसद के कोई भी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त हो जाएगी यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? तो संसद का कोई भी सदस्य, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह संसद को बिना बताए 60 दिनों तक संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। तो सवाल समझ में आ गया होगा कि संसद के किसी भी सदस्य की जो सदस्यता है वो तब समाप्त समझी जाएगी जब वह बिना संसद को सूचित किए 60 दिनों तक गायब रहता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? तो 2 बार। यही सवाल आता है कि दोनों सदनों, दोनों बैठकों के बीच में जो है, संसद के 2 बैठकों के बीच में 6 महीना से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो वर्ष भर में कम से कम 2 बार जो है वो संसद की बैठक होना अति आवश्यक है। अगला देखिए, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, भारत की संसद है उसमें लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। तो भारत की संसद में क्या होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिसमें 12 को नामित किया जाता है, 238 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। दोबारा समझिए, राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, जिसमें 12 को तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो अलग अलग विषय के महारथी होते हैं। अब बचे 238 जो होते हैं वो राज्यसभा और बाकी जो यूटी होते हैं उससे होते हैं, विभिन्न राज्यों के और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से आते हैं। अब लोकसभा की बात कह रहे हैं, लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते हैं, 2 एंग्लो था उसको हटा दिया गया था तो अधिकतम 550 ही हो सकते हैं। तो पहले वाला सवाल है, तो अधिकतम जो है 552 होंगे। लोकसभा में अधिकतम 552 होगा जिसमें 530 जो है वो क्या होगा, 530 जो है वो तो राज्य से होंगे और बाकी जो बचते हैं इधर एक्स जो है वो कितना होगा और वो कहाँ से होगा ये आपको बताने की जरूरत है। तो 530 जो है अधीनस्थ राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और 2 जो एंग्लो इंडियन वाला मामला था वो तो होगा है नहीं। अब बाकी जो बचते हैं, बाकी जो 20 बचते हैं वो कहाँ से हो जाएंगे, यूटी से हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है 2 एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है। तो 530 इधर होते हैं राज्यों से और बाकी 20 हो जाते हैं किससे, केंद्र शासित प्रदेशों से हो जाते हैं। तो इस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र के 20 जो हो जाएंगे क्या, अनधिक प्रतिनिधि हो जाएंगे। 36 के बाद देखिए सवाल नंबर 37 क्या कहता है। 37 कहता है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो भारत के संविधान में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? गलत, ये तो बात गलत है। तो संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये बात सही है। संसद जो है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिल के बनेगी ना। अरे भैया आपने पढ़ा होगा ना कि जो संसद होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो है संसद का अंग है, राष्ट्रपति संसद का अंग है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा। संसद जो है राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये बात सही है। तो केवल 2 इसका जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
38 क्या कहता है, निम्नलिखित विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो जो संविधान संशोधन विधेयक होता है ना, संविधान संशोधन का जो विधेयक होता है, जो 368 में आपने पढ़ा होगा, 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये जो कोई विधेयक ऐसा है संविधान संशोधन वाला, तो उसमें दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो प्रस्ताव गिर जाएगा। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, जो सांसद होते हैं, संसद के सदस्य को बोलते हैं सांसद। तो जो सांसद होते हैं उसके वेतन का निर्णय कौन करेंगे, संसद करते हैं। सांसदों के, सांसद बोले तो संसद में जो लोग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के लोग सब, तो सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करते हैं। सवाल नंबर देखिए 40 क्या कह रहा है। 40 कहता है संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम होता है। तो गणपूर्ति या कोरम जो है इसको रख लीजिए 1/10 होता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है, 1/10 होगा तभी वो मीटिंग स्टार्ट होगी, 1/10। आगे है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, संघीय सरकार। जहाँ पे संसदीय प्रणाली वाली सरकार है उसी को संघीय सरकार कहा जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को क्या बोलते हैं, संघीय सरकार। 42 कहता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर काम करती है। तो कार्यपालिका जो है हमेशा और हमेशा न्यायपालिका के अंदर रह के काम करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के अंदर रहकर ही काम करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। त्रिशंकु जो कह रहा है, यानी कि संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु संसद जो है, हंग पार्लियामेंट का गठन कब किया गया था, 1989 में। ये सवाल कई बार पूछा भी गया है कि त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया था। तो त्रिशंकु संसद का गठन जो है 1989 में किया गया था। संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था, कब, 1989 ईस्वी में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी। अस्थायी संसद जो है वो भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी, तो जब तक नए राष्ट्रपति न बन गए हो, प्रधानमंत्री। 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। कहता है अस्थायी संसद जो है वो भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी, तो 17 अप्रैल 1952। इसको थोड़ा रखना पड़ेगा, 17 अप्रैल 1952। 45 कहता है भारत में जो पार्लियामेंट है, संसद का उद्घाटन कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में जो संसद का उद्घाटन है वो 1927 में ही हुआ था। भारत में संसद का उद्घाटन जो है, पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, 1927 ईस्वी में। सवाल नंबर 46 है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। सत्र का अगुवाई, शुरुआत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष। तो याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला 47 है संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, तो मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। मंत्री के अलावा जितने भी सांसद होते हैं सभी को गैर सरकारी सदस्य ही कहा जाता है। 48 कहता है भारत सरकार के नियमानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों के लिए कितनी राशि खर्च कर सकता है, तो 5 करोड़। भारत सरकार के नियम के अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकास के काम के लिए 5 करोड़ राशि खर्च कर सकता है। 49 कहता है किसी भी सांसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। कोई भी संसद का सदस्य जो है वो योग्य है कि नहीं है, इसका जो है निर्णय करते हैं राष्ट्रपति महोदय। अगला 50 नंबर सवाल कहता है भारत की संचित निधि से धन जो निकालना हो उस पर किसका नियंत्रण होता है, तो संसद का। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है, तो संसद का। तो दोस्तों ये था पार्ट 2। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने, तो हम जल्दी जल्दी आपको इस लुसेंट कंप्लीट करके फिर लुसेंट सब्जेक्टिव की तरफ बढ़े। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।